श्रीमद् भागवत गीता में इन अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन लॉर्ड श्री कृष्ण एंड अर्जुना 6.34 और 6.35 में कॉन्वर्जेशन बताई गई है दोनों के बीच में, जिसमें ये बताया है कि हमारा जो माइंड होता है वो रेस्टलेस, टर्बुलेंट और डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होता है। तो उसका सल्यूशन क्या है? योगिक प्रैक्टिसेस। ठीक है। वैसे ही ब्रह्मबिंदु उपनिषद में वर्ष 2 के अंदर हमें बताया गया है कि हमारा माइंड एक डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह है। मतलब हम उसको जिस तरीके से यूज़ करें उस तरीके के हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। माइंड को हम लोग एज बॉन्डेज भी समझ सकते हैं कि भाई जो संसार, सफरिंग्स और लिमिटेशंस की बात करता है, और वही माइंड को हम लोग लिबरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मोक्ष, फ्रीडम और सेल्फ रियलाइजेशन की बातें होती है। ठीक है। हमारा जो माइंड है उसको अगर एक सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट करें तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कहाँ पे होता है? हमारे ब्रेन में, जो कि हमारा हार्डवेयर है। ठीक है। सॉफ्टवेयर हमें हमारी नेकेड आई से दिखता नहीं है, बट इट एक्ट्स एज अ प्रोसेसर फॉर द हार्डवेयर। मतलब अगर ये सॉफ्टवेयर होगा नहीं तो हार्डवेयर कोई काम का ही नहीं है। मतलब हमारे पास ब्रेन है बट माइंड हमारा ऑपरेशनल नहीं है, तो ब्रेन का क्या काम? खाली खोखले ब्रेन का। ठीक है। ब्रेन तो एक ऑर्गन ही है, इट इज़ अ हार्डवेयर, बट जब तक एक अच्छा सॉफ्टवेयर उसमें रन नहीं करेगा तो ब्रेन कोई काम का ही नहीं है। वैसे ही माइंड जब तक हमारा स्थिर नहीं है तब हमें अलग अलग तरीके की चित्तवृत्ति हो सकती है। ठीक है। और योगा इसलिए काम आता है ये अलग अलग तरीके की चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये जानने की है कि योगा चित्तवृत्ति निरोध लिखा है होता है हमारे पतंजलि योग सूत्र के टेक्स्ट में, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि योग चित्तवृत्ति विरोध और निरोध के बीच में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। विरोध का मतलब क्या होता है ना कि हम लोग फोर्सफुली हमारी चित्त की वृत्ति को रोक रहे, बल्कि निरोध का मतलब होता है कि हम लोग सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हम लोग विलिंगली वॉलेंटरीली ये जो चित्त की वृत्ति होती है उसको समझ के हम लोग उसका अपोज करते हैं, मतलब उसको रोकते हैं। ठीक है। निरोध और विरोध में यही फ़र्क है कि विरोध जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग के बिना होता है। हमें उसमें फोर्सफुली माइंड के चित्त की वृत्तियों को सप्रेस करना पड़ेगा। वेरेज निरोध में क्या होता है कि हम अच्छे से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो भी सारे अलग अलग लिम्स ऑफ योगा होते हैं उसको इवेंचुअली धीरे धीरे समझते हैं और सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हम लोग योग से अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं। ठीक है। बस एक सिंपल इंटरेस्टिंग फैक्ट था इसलिए बता दिया। ओके। आपने अगर कोई भी साइकोलॉजी की क्लासेस ली हो तो आपने प्रोफेसर सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बहुत सुना होगा। उनका इस तरीके का एक डायग्राम है जिसमें ये आइसबर्ग की एनालॉजी को यूज़ करते समझाने के लिए कि भाई हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। हमारा माइंड है, अगर एक आइसबर्ग की तरह ले तो, और ये जो वाटर है तो हमें नेकेड आई से सिर्फ इतना पार्ट ऑफ माइंड दिखता है और हमें लगता है कि अच्छा यही हमारा माइंड है, विच इज़ कॉन्शियस माइंड। बट एक्चुअल में क्या है कि ये कॉन्शियस माइंड के मच बियॉन्ड एक बड़ा और माइंड है जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। अभी ये जो अनकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों ये नदी के नीचे वाला आइसबर्ग है, बल्कि ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है दैट इज़ अवर कॉन्शियस माइंड, और वो आइसबर्ग का सिर्फ 10% है। बाकी जो 90% है इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ आवर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। इसीलिए ये जो पानी का सरफेस है उसके नीचे जो भी माइंड है, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, ये वाले माइंड को हम लोग बोलते हैं पानी के नीचे वाला, मतलब इनर माइंड। और पानी के ऊपर जो सरफेस पे है विच इज़ कॉन्शियस माइंड, उसको हम लोग आउटर माइंड भी बोलते हैं। संस्कृत में इसको बाह्य मन बोलते हैं और इसको आंतरिक मन बोलते हैं।
ठीक है। अभी जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो इमीडिएट अवेयरनेस के ऊपर काम करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रेडिली और एक्सेसिबल मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशंस पे काम करता है, और जो अनकॉन्शियस माइंड होता है इट इज़ लाइक अ पेंडोरास बॉक्स। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में अभी स्टडी करते हैं, ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू के लिए बता दिया। देखो, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको हम लोग जागृत मन भी बोलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड को अर्ध जागृत मन भी बोलते हैं, और अनकॉन्शियस माइंड को हम लोग अजागृत मन भी बोलते हैं। अजागृत मन मतलब चित्त, ठीक है। अब ये जो कॉन्शियस माइंड है ना हमारा, वो सिर्फ 10% ऑफ द माइंड है। इट क्रिएट्स करंट अवेयरनेस, मतलब अभी राइट नाउ मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ या फील कर रहा हूँ वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। ट्रीट इट लाइक अ कीबोर्ड एंड अ मॉनिटर, ठीक है। अभी जो भी चीज़ मुझे इनपुट करनी है वो मैं कीबोर्ड और मॉनिटर पे ही करूँगा, एंड इसका नेचर लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्शियस माइंड का, ठीक है। अब एक कॉन्शियस माइंड हो गया, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड समझना बाकी है। बट उससे पहले एक बात समझो कि मॉडर्न साइंस में, बायोलॉजी में ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, एक को बोलते हैं हिपोकैम्पस और दूसरे को बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो हिपोकैम्पस है उसको हम लोग रैम की तरह ट्रीट कर सकते हैं हार्डवेयर की भाषा में, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम लोग रोम की तरह काम कर सकते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब मैं करंटली जो भी चीज़ कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम को प्रोसेस करवा रहा हूँ उसकी जो टेम्पररी मेमोरीज जो होती है वो रैम पे चलती है, ठीक है, प्रोसेसर, ठीक है, ये रैम पे चलती है। वैसे ही ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है दैट इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली आपकी जो हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क और SSD, वो जिसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है। जितनी भी मेमोरी स्टोर होती है आपके कंप्यूटर में वो हार्ड डिस्क या SSD में होती है, जिसको अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। उसको हमें निकालने के लिए एक पर्टिकुलर PC में लोकेशन पे जाना पड़ेगा और वो फाइल को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वेयर एज जो हमारा टेम्पररी मेमोरी जो है उस पर जो करंटली प्रोग्राम जो रन कर रहा है वो टेम्पररी फाइल्स जो होती है वो वहाँ पे स्टोर होती है। मतलब अभी मेरा काम ख़त्म हो गया, अभी कल परसों तरसों अगर मैं कंप्यूटर खोल के बैठूँगा तो मुझे रैम, अगर मैं कंप्यूटर चला नहीं रहा तो रैम के अंदर कोई सामान दिखेगा नहीं, बट अगर मैं कंप्यूटर चला नहीं रहा फिर भी रोम के अंदर सामान दिखेगा, एज इन डेटा दिखेगा, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड मतलब बेसिकली टेम्पररी मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे कि आज सुबह को मैंने क्या खाया, आज शाम को मैंने क्या खाया, इसको मैं सालों साल याद नहीं रखने वाला। बट अगर कोई स्पेशल इवेंट है, अगर मेरी बर्थडे है, अगर मेरी एनिवर्सरी है, या कोई भी तरीके का सेलिब्रेशन है जो मेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो दिन को हम लोग बहुत अच्छे से याद रखते हैं। इट बिकम्स लाइक अ बेंचमार्क, माइलस्टोन ऑफ आवर लाइफ। वो माइलस्टोन के दिन हमने किस तरीके से वो दिन बिताया था, क्या खाना खाया था, मैं किससे मिला था, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बोर्ड्स का जो रिज़ल्ट आया था, दैट अगर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया हो तो दैट डे इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन योर लाइफ। और मे बी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आपने तैयारी की और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हो, वो आपके दिमाग में छप जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको याद रहती है। बट रेगुलर हमारा जो दिनचर्या जो होता है वो हमारा रैम के अंदर स्टोर हो जाता है, विच इज़ हिपोकैम्पस, कि भाई आज सुबह को मैंने क्या खाया और आज शाम को मैंने क्या खाया। अगर मुझसे आज 5-10 साल के बाद पूछोगे कि इस साल के इस महीने के इस दिन पे धैर्य ने सुबह या शाम को क्या खाया था, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। अभी देखो, पर ये जो रोम जो होता है, रोम ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये समझ आया।
अब ये समझने का मेन रीज़न ये था कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रैम की तरह काम करता है और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो रोम की तरह काम करता है. सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स एज योर टेम्पररी मेमोरी और वर्किंग मेमोरी विच इज़ रेडीली एक्सेसिबल एंड करंट प्रोसेसिंग में आपको काम आता है. वेर एज जो अनकॉन्शियस माइंड है दैट इज़ मोर डीपर और परमानेंट स्टोरेज. बट इसके अंदर तुम्हारे प्रिमिटिव एनिमलिस्टिक और रिप्रेस्ड डिज़ायर्स भी रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर फियर्स, सेल्फिशनेस, सेंशुअलिटी एंड ईविल. ये सब जगह का बर्थ प्लेस है ये. ठीक है, तो ये था आपका सिगमंड फ्रॉइड का थियरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड.